लास्ट क्वेश्चन में, ओ लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने, ठीक है। तो अब यहां पर उसने हमें बताया था कि बेसिकली स्विमर निकला है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो उस केस में जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो बताओ, हीट का जो भी ट्रांसफर है वो बताओ, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन है, सिमिलरली एंथैल्पीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ठीक। तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। अगर मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो रिएक्शन एक चेंज को डिपिक्ट करता है कि इनिशियली कुछ और था, उसमें कोई सी टाइप का रिएक्शन हो और फाइनली कुछ नया प्रोडक्ट मुझे मिला, राइट। तो अब जो चेंजेस थे किस टाइप के या कौन से चेंजेस हमने पढ़े हैं अभी तक, सिर्फ केमिस्ट्री ओवरऑल साइंस में 9th-10th का सब मिला के चेंजेस कितने टाइप के पढ़े हमने। नहीं, ब्रॉडली अगर मैं कैटेगरीज पूछूं, कौन कौन से। डिकॉम्पोजिशन, अगर ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स किस चीज के हैं, ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस जो हमने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू शो करे थे। तो एक चेंज हो गया केमिकल चेंज, जहां पे हमने देखा था इनिशियली रिएक्टेंट है, वो कोई केमिकल चेंज अंडरगो कर रहा है एंड कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो उसके फिर हमने ये टाइप्स देखे थे। तो एक हो गया केमिकल चेंज, दूसरा हमने देखा था फिजिकल चेंज, मतलब कि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस जा रहे हो या वाइस वर्सा। तो यहाँ भी जो इंथैल्पीज है वो इन दो क्लासेस में डिवाइडेड, यही आपका फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये जो बात हुई, ये बात हुई केमिकल सॉरी फिजिकल की, कि वाटर लिक्विड में था, वेपराइज होके या इवेपोरेट होके वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास एंथैल्पीज की टर्म्स, तो जैसे जो भी फेज चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन उसको दी हुई। तो फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या हो रहा है, इनिशियली मैंने स्टार्ट करा सॉलिड से और सॉलिड को हम मेल्ट कर रहे हैं, तो उसको हमने प्रोसेस को नाम दे दिया कि जो भी उस प्रोसेस में एनर्जी के चेंजेस होंगे उनको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और यहां पे जब भी मैं बात कर रहा हूं तो जो भी मेरा इनिशियल स्टेट होगी, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, उसमें मैं सिर्फ एक मोल की बात करूं, क्योंकि एंथैल्पी के यूनिट होते हैं जूल पर मोल। तो एंथैल्पी की जब भी आप वैल्यू लिखोगे इसी यूनिट के साथ लिखोगे, और एंथैल्पी जब भी वो बोल रहा है मतलब बाय डिफॉल्ट वो एक मोल के लिए वैल्यू दे रहा है। जैसे लास्ट क्लास में हमने 1 ग्राम के लिए निकाला था, फिर उसको 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई करा था, तो वो हर बारी हमें करना है, हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल ही एंथैल्पी की हम बात करेंगे। तो अगर 1 मोल ऑफ सॉलिड में ले रहा हूं और उसको हम मेल्ट करके लिक्विड में लेके जा रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और यही अगर मेरे सॉलिड लिक्विड स्टेट को टेम्परेचर में कर दूं 298, प्रेशर कर दूं 1 एटमॉस्फेयर, मतलब आइडियल कंडीशंस कर दें, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, कंडीशंस फिक्स कर दो, स्टैंडर्ड कर दो तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, कोई भी रैंडम कंडीशन पे है तो सिर्फ मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट प्रोसेस कि लिक्विड से अब मुझे गैस जाना है, तो 1 मोल लिक्विड से गैस जाने में जो भी एनर्जी चेंजेस वो बन जाएंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो मैं सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया। तीसरा केस क्या था कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, तो इसको हमने बोला था एंथैल्पी ऑफ सबलिमिशन। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 3 टर्म्स हम यूज करेंगे, और ये 3 टर्म्स डिनोट कर रही है कि इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा है प्रोवाइडेड कांस्टेंट प्रेशर पे हो, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ या तो फ्यूजन या वेपराइजेशन या सबलिमेशन। और इनिशियल रिएक्टेंट हमेशा 1 मोल रहेगा, स्टैंडर्ड है। क्लियर है ये? तो ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ
फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लो अब, एंथैल्पी टर्म्स, एंथैल्पी टर्म्स फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ब्रैकेट में डेल्टा एच। यहाँ पे ध्यान रखना डेल्टा और एच के बीच में हम लिखेंगे फ्यूजन वेपराइजेशन जो भी है, एंड में नहीं लिखना। तुम बस एक लाइन एक्सप्लेनेशन के लिख लो, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole, when 1 mole of solid melts बस, when 1 mole of solid melts to liquid। Second, enthalpy of vaporization, पहले भी उसका बना लो, राइट। अब इसमें लिख लो एंथैल्पी चेंज when 1 mole of liquid, when 1 mole of liquid vaporizes gas, vaporizes to gas। Third, enthalpy of sublimation, लिख लो enthalpy change when 1 mole of solid, 1 mole of solid converts directly to gas, converts directly gas, ठीक है। तो प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेसेस के बेस पे ये तीन टर्म्स हमारी मेनली यूज। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल लेकर चले तो यहाँ पे उसने इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमें दिया हुआ था। तो वेपराइजेशन अब मुझे देख के पता चल जाएगा कि मतलब लिक्विड टू गैस की बात कर रहा है। अब पढ़ो ये एग्जाम्पल 5.8।
अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो इसने डिफाइन करा उस हिसाब से प्रोसेस हो क्या रहा है या क्या करना है मुझे, पहले ये बताओ। फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल हो रहा है? फिजिकल हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? इनिशियली वो बोल रहा है कि मेरे पास वाटर एट 100 डिग्री है, राइट? तो 100 when 1 mole of 100 is converted to ice at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक? तो इनिशियली 100 डिग्री है वाटर का, और इसको कन्वर्ट करना है आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब लिक्विड टू सॉलिड जाना है हम, ठीक है? और परफेक्ट गैस अज्यूम कर लो, इंटरनल एनर्जी चेंज मांगा है, गिवन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिस मच एंड हीट कैपेसिटी इज दिस मच, ठीक? तो अगर लिक्विड एट 100 डिग्री से आइस एट 0 डिग्री जाना है तो क्या प्रोसेस होगा? मतलब डायरेक्ट वो 100 डिग्री वाले लिक्विड से 0 डिग्री वाले आइस पे कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? क्या होगा प्रोसेस फिर? नाइन्थ में पढ़ा था लेटेंट हीट। उस हमने क्या करा था कि एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाना है तो पहले उसको या तो उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे लाओगे, फिर उसकी फेज को चेंज करोगे। तो यहां अगर मैं बात करूं आइस की फॉर्मेशन की तो कौन से टेम्परेचर पे होती है? 0 डिग्री। तो मतलब लिक्विड से अगर सॉलिड जाना है तो पहले इस लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे लाए और फ्रीजिंग पॉइंट पे लाके फिर उसका स्टेट चेंज करवाना है हम, यही होगा। तो मतलब जो स्टेप 1 होगा वो होगा वाटर को पहले हमें 100 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना, फर्स्ट। सेकंड, इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को या बेसिकली लिक्विड को हमें 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है। ये दो प्रोसेसेस करने हैं, इनमें जो भी चेंज आएगा वो मेरा हो जाएगा टोटल एंथैल्पी चेंज। और फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, इससे मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूं क्योंकि आर कांस्टेंट है। डेल्टा एन के लिए मेरे पास इक्वेशन है, उससे मैं निकाल सकता हूं। टेम्परेचर भी उसमें स्पेसिफाई करा है। मेन मिसिंग है मेरे लिए डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इन दोनों रिएक्शंस का आएगा क्योंकि दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हर एक प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगा। तो मान लो इसके लिए आया H1, इसके लिए आया H2, तो जो टोटल एंथैल्पी HT होगी वो होगा H1 प्लस H2। तो मुझे H1 H2 निकालना। तो फर्स्ट स्टेप 0 डिग्री 100 से 0 डिग्री लाना। तो यहां पे चेंज इन टेम्परेचर करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए एंथैल्पी को हमने कैसे रिलेट करा था? टी डेल्टा टी वाला जो हमने करा था हीट कैपेसिटी ने, यही तो था कि हीट कैपेसिटी क्या है कि जब किसी भी सब्सटेंस का तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है तो उसके लिए जो भी हीट का ट्रांजैक्शन होगा वो हीट कैपेसिटी बताएगी। और यहाँ पे रिएक्शन कैसा हो रहा है सारा का सारा? कांस्टेंट प्रेशर 1 बार दिया हुआ है उसने मुझे, तो मतलब क्यू पी सी डेल्टा टी। और क्यू पी क्या होता है? एच। तो एच सी इज डेल्टा टी, तो यहां से आएगा H1। हीट कैपेसिटी उसने दी हुई है, टेम्परेचर चेंज मुझे पता है 100 से 0 का हो रहा है, तो पहले मैं H1 निकाल लूंगा। तो H1 निकालो कितना आएगा? क्या 1 माइनस में क्यों? हम्म हम्म
मैं तो पूछ ही रहा हूँ क्यों आएगा, बिल्कुल आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। साइन यहाँ पे बता रहा है कि या तो एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी, वो साइन सिर्फ वो चीज बता रहा है और कुछ वो साइन का मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर डेल्टा एच माइनस आ रहा है तो उसका ये कहने का मतलब है कि आपकी हीट रिलीज हुई है, जो कि हुई भी है। माइनस साइन मतलब हीट रिलीज हुई है, तो वो माइनस साइन ने उसको वेरीफाई कर दिया। तो टी कितना है उसमें, क्या, हाँ हीट कैपेसिटी, सॉरी। यही की बात, हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या है, जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर के लिए अगर मैं हीट कैपेसिटी निकालूंगा तो कितना आएगा, 4.2। और वाटर उसने मुझे कितना दिया होगा, 1 मोल दिया, मतलब वेट कितना है, वेट मोलर मास कितना है 1 मोल वाटर का। तो मतलब मुझे 18 ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी चाहिए, ये उसने दी है 1 ग्राम के लिए, तो इसको मुझे इंटू 18 भी करना पड़ेगा। यूनिट्स यहाँ पे बहुत केयरफुली वॉच करने हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज डायरेक्ट है, घुमाएगा वो यही यूनिट्स में या साइन में, तो खास ध्यान इनका रखना है। हम्म, किलो जूल, किलो जूल होगा, क्योंकि 0.7 जूल में तो नहीं आएगा, किलो जूल होगा ये, नहीं 0.7। ठीक, तो ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं। और उसने मुझे क्या दिया हुआ, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या थी, सॉलिड से लिक्विड, यहां पे मैं उल्टा कर रहा हूं। तो इंथैल्पी की एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मान लो जैसे ये रिएक्शन है सॉलिड टू लिक्विड, उसमें उसने डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है डेल्टा H1। मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिएक्टेंट को बना दिया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बन गया रिएक्टेंट, तो ये हो गया लिक्विड टू सॉलिड। तो यहां पे जब इंथैल्पी की वैल्यू मैंने चेक करी तो वो सिर्फ साइन में चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड उसका सेम। तो इंथैल्पी की ये एक इंटरेस्टिंग बात है, रिएक्शन ट्विस्ट करोगे साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसलिए अभी जब हम आगे हेस लॉ वगैरह पढ़ेंगे भी तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं इस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझे दिया हुआ है सॉलिड टू लिक्विड की वैल्यू, मुझे चाहिए लिक्विड टू सॉलिड, तो मैं क्या करूंगा, बस इसका साइन चेंज कर दूंगा। तो जो H2 होगा वो हो जाएगा -6 किलो जूल पर, तो बस हमने साइन चेंज करा है और कुछ नहीं था। तो वहां पे मेरे पास आया -7560 जूल पर मोल, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6। तो अब या तो दोनों को जूल में कर लो या दोनों को किलो जूल में कर लो, और फिर दोनों को ऐड कर लो वैल्यूज को, तो डेल्टा H आ जाएगा मेरा। जनरली कोशिश करना कि किलो जूल में लेके चलो, कि ऐसा यूनिट जो है एंथैल्पी का वो है किलो जूल पर मोल, तो इसको भी किलो जूल में ही कन्वर्ट कर लो।
तो 7.56 13.56 माइनस का H टोटल आ जाएगा माइनस 13.56 किलो जूल पर, जब मैंने H1 प्लस H2। ये 7.5 और वो 6, तो 13.56 माइनस का टोटल इंथैल्पी चेंज आ गया मेरे पास दोनों प्रोसेस का कंबाइन। ठीक, तो अब मेन जो ऑब्स्टिकल था वो हमने क्लियर कर लिया, इंथैल्पी आ गया। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है लिक्विड टू सॉलिड, तो अब डेल्टा एच आ गया। अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, आर और टी उसने दिया हुआ है, मिसिंग क्या है, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या था, गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स। तो प्रोडक्ट में गैस है कोई, रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे मतलब डेल्टा एन जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 है, तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो गया। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो गए, तो जितना आपका डेल्टा एच आया फाइनल वो बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो डेल्टा यू भी मेरा आ गया फाइनली डेल्टा एच के बराबर, जो कि है माइनस 13.56 किलो जूल पर। क्लियर है ये, राइट। एक पॉइंट बना के वो लिख लो ये एंथैल्पी वाला, कि जब वो चेंज होता है तो, ताकि आगे क्वेश्चन में। पहले ये लिख लो, ये रिएक्शन ऐसे लिख लो, साथ में डेल्टा एच, सॉलिड टू लिक्विड डेल्टा एच 1। For the given reaction, for the given reaction, if we invert the reaction, if we invert the reaction, that is reaction that is, और इसको उल्टा करके लिख दो, लिक्विड टू सॉलिड, डेल्टा एच में लिखना उसके साथ कुछ अभी, सॉलिड। We observe that the value of enthalpy, we observe that the value of enthalpy remains same, only the sign changes, therefore for the inverted reaction enthalpy will be given by minus delta H1, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, रिएक्शन इन्वर्ट कर दोगे तो इंथैल्पी का साइन भी चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे फिजिकल प्रोसेसेस के लिए। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेसेस। अब केमिकल प्रोसेसेस बहुत टाइप के हो सकते हैं, या तो मैं वही 4 कैटेगरीज बना लूँ, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, या जो हम अभी 11th में हमने थोड़ा पढ़ा है सोल्यूशन बनाना,
एटम्स को कन्वर्ट करना है, एलिमेंट्स को फर्दर एटम्स में कन्वर्ट करना, उनके बॉन्ड्स ब्रेक करके, इनके बेसिस पे भी हम डिफरेंट इंथैल्पीज बना सकते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, वो आएगी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कोई भी अगर एलिमेंट हम ले रहे हैं, और यहां भी सेम क्राइटेरिया कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो एक्स, उसका अमाउंट हमेशा 1 मोल होगा। इस एलिमेंट को जब मैं बर्न कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्राइटेरिया क्या है कि ऑक्सीजन इनफ होना चाहिए ताकि सारा का सारा एलिमेंट कंप्लीटली बर्न हो जाए। तो इसको बर्न करने पे जो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, इसमें जो भी हीट का चेंज रहा, वो बन जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एक कंबशन रिएक्शन में जब आपने 1 मोल रिएक्टेंट लिया, इनफ ऑक्सीजन उसको सप्लाई करा ताकि वो कंप्लीट बर्न होके फाइनल प्रोडक्ट बनाए, तो जो भी हीट चेंज होगा वो बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना कि कंबशन के लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने 10th में देखा। कंबशन रिएक्शन जब भी होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने बताया था कि डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी हमेशा हमारी नेगेटिव में ही है किसी भी रिएक्शन के। ठीक है, तो जैसे उन्होंने CO2 का एग्जांपल लिया, 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करा, CO2 फॉर्म हुआ, और उसकी एंथैल्पी चेंज जो आई वो ऑब्वियसली नेगेटिव में आई। तो यह है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सेकेंड है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो वहां पे क्या है कि जब मुझे 1 मोल कंपाउंड फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो इसमें जो भी हीट चेंज होगा वो बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे हमें कंपाउंड का 1 मोल लेके चलना है कि फाइनली जो कंपाउंड मिल रहा है वो 1 मोल मिल रहा है, उस हिसाब से जो एलिमेंट्स है या रिएक्टेंट्स है उनकी क्वांटिटीज हमें एडजस्ट करनी है। इस केस में जो भी मेरा हीट चेंज होगा वो बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मान लो इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, या रिवर्स भी क्यों, यही बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स, इनको कंबाइन कर रहा हूं, CO2 बना रहे हैं, तो वो मेरा क्या बन गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्रोवाइडेड सिर्फ 1 मोल मिल रहा है CO2। अगर 2 मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, उस हिसाब से इक्वेशन को या डेल्टा एच की वैल्यू को एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहले ये दोनों लिख लेते हैं। अब पहले हेडिंग डालो एंथैल्पी फॉर केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंजेस। में फर्स्ट आएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। Enthalpy of it is the enthalpy change. It is the enthalpy change when one mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen, completely burnt in excess of oxygen। और फिर एक पॉइंट बना के इसी में लिख लो कि enthalpy of combustion is always negative, always negative को अंडरलाइन कर लो, because combustion is an exothermic reaction।
बिकॉज कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर ये एग्जाम्पल नोट कर लो CO2 वाला। सिर्फ रिएक्शन नहीं लिखना है, डेल्टा एच की वैल्यू भी लिखनी है। सेकेंड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, it is the heat change, it is the heat change when 1 mole of a compound, when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements, from its constituent elements। और वही सेम ऊपर वाला रिएक्शन यहाँ भी लिख लो, CO2 वाला। ठीक है, क्लियर है ये? चलो फिर देख लेते हैं बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है ऑफ कार्बन टू CO2, तो जो अभी जो रिएक्शन लिखा था वही है। इसके लिए उसने डेल्टा एच दिया हुआ है -393.5 पर मोल। ठीक, और क्या मांगा हुआ है? हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। तो फॉर्मेशन के लिए भी रिएक्शन तो यही है, ठीक। बट यहां पे ये कब था? जब 1 मोल कंडीशन है। यहां पे उसने हमें कोई रैंडम अमाउंट x दिया हुआ है। तो यहां पे मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने CO2। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उस हिसाब से मैं इस एंथैल्पी की वैल्यू को एडजस्ट करूं डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ मोल्स निकले। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो। 44 तो मोलर मास हुआ, नंबर ऑफ मोल थोड़ी होंगे 44। जीरो पॉइंट 0.82। तो 0.8 मोल्स आ गया मेरे पास CO2 के लिए, ठीक। अब जो वैल्यू दी हुई है वो 1 मोल के लिए है,
और कंडीशन के हिसाब से मेरे पास है 0.8 मोल। तो यूनिटरी मेथड से क्या आना चाहिए, 1 मोल के लिए कितनी, 0.8 के लिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कितने से करो, जो तुम बता रहे हो मैं वही कर रहा हूं। यस 4 किलो जूल ना, किलो जूल। अच्छा अब एक बात बताओ, जब मेरे पास 44 ग्राम CO2 है तब इतनी एनर्जी या इतना एनर्जी बोले तो चलो, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। अब मैंने CO2 का अमाउंट कर दिया कम, तो एनर्जी ज्यादा कैसे रिलीज हो रही है, नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, कोई एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अमाउंट कम ले रहा हूं तो एनर्जी ज्यादा कैसे आएगी मेरे पास, नेगेटिव तो मुझे बस ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव का और कोई वो सिग्निफिकेंस नहीं है। ये तो सिंपल लॉजिक वाली बात है। अगर 1 मोल के लिए इतना है तो अगर ये 1 मोल के लिए है, अगर मैं बोलता मेरे पास 1.5 मोल है तो कैसे निकालते, 1.5 से डिवाइड करते इसको, तो 0.8 के लिए क्यों डिवाइड करा फिर हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको 0.8 से। अगर मेरे पास एक सिंगल यूनिट की वैल्यू है, अब मुझे मान लो 1.2 की चाहिए या मान लो 2 मोल्स के लिए चाहिए होती, तो मैं क्या करता, इसको इंटू 2 कर देता कि 1 मोल के लिए इतनी है तो 2 के लिए इंटू 2 कर दो, 2.5 होती तो इंटू 2.5। सिमिलरली अगर 0.8 है तब भी तो इसको इंटू 0.8 ही करूंगा, डिवाइड थोड़ी करूंगा, इंटू 0.8 करके 314 और यहां पे हम पर मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि मोल के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट भी तभी कर पाऊंगा जब मेरे को पता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन क्या होती, कि तभी मैं ये रिलेशन निकाल पाऊंगा कि इक्वेशन ओवरऑल सेम है, बस अमाउंट हम चेंज कर रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बारी, ये डेल्टा आर मतलब डेल्टा आर एस मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का माइनस, वो नॉट है मतलब वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ उसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है और मांगा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे ये जो
डेल्टा आर है ये -92.4, ये है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्ट। और यहाँ पे मांगा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। तो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया उसमें 1 मोल किसका चाहिए होता है हमें, कंपाउंड का कि इनिशियल एलिमेंट्स का, कंपाउंड का। तो मतलब अगर मैं इंथैल्पी ऑफ या फॉर्मेशन रिएक्शन में अगर NH3 के लिए लिखता हूं, तो जो ये आया है इसको इंटू हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2, तो मुझे मिल जाएगा 1 मोल ऑफ NH3। ये हो जाएगा फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर NH3। इस रिएक्शन के लिए उसने मुझसे डेल्टा H की वैल्यू मांगी है। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है मेरे सामने, मुझे चाहिए ये रिएक्शन। इन दोनों के बीच का आपस में रिलेशन क्या है, इस रिएक्शन को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगा। तो इंथैल्पी के लिए भी मैं सेम कर दूंगा। ओवरऑल इक्वेशन को जिस भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इंथैल्पी की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी है हमें। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, तो जो इंथैल्पी है रिएक्शन की उसको भी मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा और मेरी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये हो गया H/, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है और मुझे चाहिए ये वाला रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में मुझे पता है कि 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो यहाँ पे 2 मोल की जगह मुझे 1 मोल फॉर्म करना है। तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ आ गया 3/2 और 2/2 यहाँ पे आ गया 1। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन गई और इसके लिए मुझे चाहिए, तो मैंने बताया ओवरऑल रिएक्शन को जिस भी आप नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो इंथैल्पी को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो सिंस इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 करा, तो इंथैल्पी भी हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दी। तो ये भी पॉइंट इसके नीचे लिख लो। whenever we multiply or divide, whenever we multiply or divide the reaction with any coefficient, the enthalpy is also multiplied or divided by the same, ठीक है। तो इंथैल्पी के दोनों पॉइंट्स याद रखने, रिएक्शन रिवर्स करोगे साइन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इंथैल्पी को भी उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स इस पे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में फर्दर केमिकल प्रोसेसेस पे और टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज की बात करेंगे।